आज हम लोग नेक्स्ट डिजीज वाले पोर्शन में जो कैंसर है उसको देखेंगे। उससे पहले ये विजिबल है तुम लोग को? फिर से मैं रिवाइज करा दे रही हूँ रेट्रोवायरस की लाइफ साइकिल को, कैसे मोड ऑफ एक्शन कैसा है, ठीक है, पैथोजेनिसिटी उसकी कैसी है। तो मैंने सिंपल सी चीज बताई वहां पे। रेट्रोवायरस, अगर सिर्फ और सिर्फ रेट्रोवायरस की बात की जाए तो रेट्रोवायरस डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएस आरएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए है रेट्रोवायरस। क्लियर? क्या है मतलब? उसका जीनोम है डबल स्टैंडर्ड आरएनए। इस चीज का एक्सेप्शन हो गया ये तुम्हारा एचआईवी का वायरस। इसके पास क्या है? एसएस आरएनए है, नंबर में दो है, टू इन नंबर, एंड बोथ आर आइडेंटिकल। इतनी चीजें ध्यान में रखें, ठीक है। अब क्योंकि ये एसएस आरएनए है तो इसको एक्टिविटी करने के लिए, या डीएस आरएनए है, दो जो भी मैटर है, ठीक है। इनका रेट्रोवायरस का नेम ही ये है कि ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, इसलिए इनको रेट्रोवायरस की कैटेगरी में रखा गया। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस क्या है? ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स करना। ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है? डीएनए से आरएनए का बनना, यही तो होता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या हो गया? आरएनए से डीएनए का बनना। तो होस्ट मैकेनिज्म को ये अपने उसमें हाईजैक करने के पहले ये क्या कर रहा है कि अपना आरएनए से डीएनए बना रहा है, ठीक है। तो इसके लिए इसके आरएनए में वो सीक्वेंस है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को फॉर्म कर रहे होंगे। अब एक्टिव ये बॉडी के अंदर जाने के बाद ही हुआ था, तो वो सारे एंजाइम सिंथेसाइज होंगे। उसमें मेन एंजाइम क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और हमें पता है ट्रांसक्रिप्शनल कॉम्प्लेक्स होता है, एक एंजाइम से नहीं होगा, लेकिन वो पूरा कॉम्प्लेक्स है, एक यूनिट होती है। तो वो रिलेटेड जो भी उसको चाहिए, कुछ होस्ट के मशीनरी से, कुछ अपना मेन जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है उसको फॉर्म करके ये सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है डीएनए को फॉर्म करने। क्लियर? अब इसका जो डीएनए है वो डीएनए इंडिविजुअली वर्क नहीं करता है, वो हमारे होस्ट सेल के डीएनए को ट्रैक कर लेता है, ठीक है। डीएनए डीएनए ऐसे याद कर लो कि डीएनए डीएनए भाई भाई, ठीक है। तो डीएनए डीएनए मिलके जाते हैं काम करने। तो इसने बोला कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, और ये होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट कर गया। और ये होस्ट सेल कौन सी है? मैक्रोफाज। क्लियर? इतनी चीजें ध्यान में रहेगी। तो अब बस वही प्रोसेस है मॉलिक्यूलर बेसिस वाली। क्या हो गया यहाँ? डीएनए इसने जब इंसर्ट किया तो आरएनए इंसर्ट किया, तो वायरस आरएनए इंट्रोड्यूस। अच्छा चलो पहले से ही देख लेते हैं। रेट्रोवायरस वायरल प्रोटीन कोड क्या होता है? वायरस क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन मॉलिक्यूल, ठीक है। ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैं ये। तो वायरल प्रोटीन कोड है इसके पास, वायरल आरएनए कोर है। दो कोर हो गया, एक इसके पास आरएनए है, एक इसके पास प्रोटीन है, ठीक है। कोर मतलब उसका जो जेनेटिक मटेरियल है, कोट मतलब जो उसका आउटर सेल है। वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, इसने इन्फेक्ट किया मतलब इंट्रोड्यूस कर गया। पहले तो होस्ट के अंदर आया, होस्ट के अंदर आएगा तो एक्टिव होगा। एक्टिव होके अब ये कहाँ गया? किस रिसेप्टर के थ्रू टारगेट किया इसने? मैक्रोफेज को। मैक्रोफेज को टारगेट किया। अब मैक्रोफेज के अंदर प्रोटीन कोड का कोई काम नहीं है, इसने अपने आरएनए इंट्रोड्यूस कर दिया। आरएनए इंट्रोड्यूस इनटू सेल, इंट्रोड्यूस किया तो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो अब यहाँ से आप इसको प्रोसेस को देना चालू करो स्टार्टिंग से, यहाँ से, ठीक है। मैक्रोफेज पहले अच्छे याद है। एक पर्सन को इन्फेक्ट किया, दूसरा इन्फेक्टेड पर्सन के सेल में गया, सेल के अंदर अपने आरएनए को इंट्रोड्यूस किया, सरफेस से अटैच हुआ। देन थर्ड नंबर पे आरएनए इंट्रोड्यूस हुआ, फोर्थ नंबर पे आरएनए से डीएनए बन गया, फिफ्थ नंबर से वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट जीनोम, वहां पे इनकॉर्पोरेट कर गया। अब होस्ट जीनोम का ऑलरेडी काम है, वहां डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ये सारी प्रोसेस चल रही है। उसी में इसका सीक्वेंस भी ट्रांसक्राइब कर रहा है। एंड नाउ दे कैन प्रोड्यूस मोर एंड मोर आरएनए, एंड आरएनए में उनके प्रोटीन की इंफॉर्मेशन है, अपना शेल, अपना एनवेलप का प्रोटीन वो और स्पाइक, ये सब अब प्रोड्यूस कराएंगे। और उसके बाद ये पूरी यूनिट असेंबल होगी। क्लियर? और इसमें भी हेल्प करेगा अपना गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि सिंथेसिस कर रहा है, जो कि पैकेजिंग मैचुरेशन जहाँ पे होती है। क्लियर? वो हेल्प करेगा और ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर बन के फिर रिलीज होते जाएंगे। और ये क्योंकि फैक्ट्री है एक तरीके से, तो वो मैक्रोफेज सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। ये फैक्ट्री अपना काम करती रहेगी और यहाँ से प्रोडक्शन जो वायरस का हुआ वो निकलता रहेगा।
अब ये टारगेट करेगा टी हेल्पर सेल को, टीसी सेल को, टी मेमोरी सेल को, इनको प्राइम टारगेट है, जिसमें सबसे प्राइम अगर एक आता है तो दैट इज टी सेल, टी एच सेल। क्लियर? उसमें भी और प्राइम एक इंफॉर्मेशन मैंने दी कि जिस टी एस सेल के पास CD4 रिसेप्टर एक्टिव होते हैं, CD4 टाइप के जो टी एस सेल होती है, उसको ये अपना प्राइमरी टारगेट कर, और टी सेल ही इंड्यूस करके अपने दूसरे दूसरे फॉर्म को जनरेट कर रही थी। ठीक है, टीसी सेल, टी सप्रेशर सेल एंड मेमोरी सेल। अब इसने मेमोरी सेल को डिस्ट्रॉय कर दिया, टीसी सेल की एक्टिविटी लो कर रहा है, टीएस सेल बी सेल को नहीं टारगेट कर पा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगा, इम्यून सिस्टम की डिफिशियंसी होती जाए। क्लियर है? अभी कोई डाउट यहाँ से? ठीक है, तो सीक्वेंस जस्ट याद रखना, इंपॉर्टेंट फिगर है। मलेरिया का हुआ, इसका हुआ, जो दिया हुआ है वो तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ। नाउ कम टू कैंसर। अगर कोई भी 6 डेथ की तुम बात कर रहे हो, तो जो रेट ऑफ कैंसर चल रहा है, हर 6 डेथ में एक डेथ कैंसर से हो रही है। ठीक है, आप रैंडमली जितनी डेथ हो रही है ग्लोबली, उसमें आप 6 डेथ को देख रहे हो, तो हर छठी डेथ कैंसर की वजह से है। और कैंसर इज वास्ट, मतलब वास्ट है, वैरायटी है, टाइप्स है, इंडक्शन किस किस चीज से हो रहा है, ये सब पूरा एक रेंज है। और अगर रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हर वो साइंटिस्ट जो रिसर्च, सबसे ज्यादा एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जिस डिजीज पे रिसर्च कर रहा है, दैट इज कैंसर। क्लियर? तो कैंसर अपने आप में बहुत वास्ट है, बट अपन थोड़ा सा इसका आज इंट्रोडक्शन और काफी ज्यादा चीजें कवर है ऑलरेडी एनसीईआरटी में, वो सब चीजें देखेंगे थोड़े हेडिंग वाइज वहां पे कवर। ठीक है, जो हमें ध्यान में रखना है कि व्हाट इज कैंसर, तो सेल साइकिल की मैकेनिज्म पूरे अच्छे से ध्यान में होने चाहिए, इसलिए पहले कुछ क्वेश्चन के आंसर करोगे। ठीक है, वाटर साइक्लिन, वाटर सीडीके मॉलिक्यूल्स, एक एक करके आंसर करो। वाटर साइक्लिन एंड सीडीके मॉलिक्यूल्स, सीडीके मॉलिक्यूल एंड साइक्लिन। Number of checkpoint in a cell cycle. तो भी रिप्लाई करो फास्ट, जवाब बताओ। नंबर ऑफ चेक पॉइंट्स 3। लोकेशन where the checkpoint existed in a cell cycle, a single cell cycle. चेक पॉइंट का काम क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ चेक पॉइंट? नेक्स्ट स्टेट में ट्रांसफर दे रहा है, तो एस के बाद और एस के पहले नहीं होगा क्या? सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हुई है कि नहीं? तो पहला चेक पॉइंट G1 से S, दूसरा सिंथेसिस प्रॉपर हो चुकी है और G2 की प्रिपरेशन प्रॉपर हो चुकी है, मतलब M फेज के लिए G2 में प्रिपरेशन प्रॉपर हो चुकी है, इसलिए G2 और M। एंड थर्ड वन इज, थर्ड चेक पॉइंट क्या होता है? पढ़ाया नहीं है क्या ये क्वेश्चन? पढ़ाया है ना? सोचो, सेल डिवीजन क्या हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, क्या क्या चेक करना है, जेनेटिक डिसऑर्डर सब कुछ पढ़ डाले हो। और कहा जो इक्वेटर पे अरेंजमेंट हो रहा है वो प्रॉपर हुआ या नहीं, एक वही तो चेक पॉइंट है। सेल डिवीजन हमें पता है ओवरलैपिंग फिनोमिना है, कोई एकदम लाइन नहीं दिख रही है कि आप जिससे डिस्टिंग्विश कर सको कि एनाफेज खत्म हो गया, मेटाफेज खत्म हो गया, टेलोफेज खत्म हो गया, या वट। ठीक है, कौन सा एग्जैक्ट एक एक इंडिविजुअल फेज नहीं चलता है, ओवरलैपिंग है उसमें। प्रोफेज खत्म हो रहा है तो मेटाफेज ऑलरेडी स्टार्ट हो जाए। क्लियर? तो हम कहाँ पे चेक कर सकते हैं प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर हुआ है या नहीं, सारे क्रोमोसोम डिवाइड हो चुके हैं कि नहीं, मतलब डुप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका है, अरेंजमेंट प्रॉपर है या नहीं, कोई क्रोमोसोम रह तो नहीं गया, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन पूरा हो गया है या नहीं। तो थर्ड चेक पॉइंट एम फेज में। शॉर्ट में नोट बना लो, अब आज लिखो। G1 से S फर्स्ट चेक पॉइंट, G2 से M सेकेंड, एंड M में भी मेटाफेज में थर्ड। S G1 G2
एम फेज बेटा, ठीक है। सिंथेसिस के बाद नहीं चेक कर रहा है, इसलिए ध्यान में रखो, क्योंकि ऑलरेडी G2 में फिर से सिंथेसिस चल रही है। किस चीज की सिंथेसिस चलती है G2 में? G2 में माइटोटिक डिवीजन के लिए या एम फेज के लिए जो प्रोटीन्स रिक्वायर है स्पिंडल फाइबर को बनाने के लिए, जो प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन है? स्पिंडल फाइबर किस चीज का बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल का। माइक्रोट्यूब्यूल किस चीज का बना होता है? ट्यूबुलिन प्रोटीन का। कौन से सेल ऑर्गेनल यहाँ डिवाइड होते हैं? सेंट्रियोल एस फेज में, डीएनए एस फेज में। और सेल ऑर्गेनल कौन कौन से डिवाइड होंगे G2 फेज में? किसका काम है? एम फेज में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड करो, ठीक है। सब क्वेश्चन है बेटा, जीवन फेज में माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन नहीं होता है। G2 फेज में माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट का डिवीजन अगर प्लांट सेल है, और प्लस ये ट्यूबलिन का सिंथेसिस, और जो भी आपको स्पिंडल फाइबर अपरेटस को मूवमेंट, क्योंकि सेंट्रियोल का मूवमेंट, स्पिंडल अपरेटस का मूवमेंट, ये सब एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और जो एनाफेज में स्प्लिटिंग होगा वो भी एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। फिर पोल तक ले जाना है, पुश पुल फिनोमिना, जो माइक्रो तुम्हारे स्पिंडल फाइबर लगा रहे थे फोर्स, वो सब एनर्जी यूज करेगा, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का डिवीजन हो जाएगा। तो हमें ध्यान में रखना है, ये जो चेक पॉइंट है, ये क्या था? एक टर्म है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूलर कंट्रोल। Under these process undergo cell cycle, cell division occurs in a genetic control और molecular control। वो molecular control ही क्या है? चेक पॉइंट, ठीक है। वो मोलिकुलर कंट्रोल ही क्या है? ये चेक पॉइंट किससे? अभी डीएनए के पूरे स्ट्रेट ऐसे खुले हुए हैं, क्रोमेटिन है ना, तो क्रोमेटिन फंक्शन कर रहे होंगे। जब तक वो कंडेंस नहीं होगा तब तक जेनेटिक मैकेनिज्म चलती रहेगी। क्लियर? डीएनए है, वहां साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, न्यूक्लियोप्लाज्म में डीएनए से इंटरेक्ट करने वाले प्रोटीन है, तो जब तक वो फुल्ली कंडेंस नहीं हो जाएगा तब तक प्रोसेस चलती रहेगी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, आरएनए सिंथेसिस किस फेज में नहीं होगा? In which phase RNA synthesis not takes place? G1, S, G2, M phase। M phase तो चलो छोड़ दो, इधर ही आओ। G1, S, G2। प्रोटीन कैसे बनेगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया कैसे डिवाइड करेगा? आरएनए नहीं होगा तो। एस फेज में जहां डीएनए डबल हो रहा है, डीएनए खुद को डबल करने में इन्वॉल्व है। G2 में प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन के लिए आरएनए बनेगा। G1 में प्रोटीन चाहिए, आरएनए बनेगा, ठीक है। एम फेज में भी हमें पता है मियोसिस में पूरा डुप्लीकेशन नहीं हुआ रहता है, जब न्यूक्लियोलस का रीजनरेशन चल रहा है तब भी वहां प्रोटीन बनेंगे, आरएनए होंगे, तभी आरएनए और प्रोटीन बनेंगे। तो बाकी सारे प्रोसेस में बन रहा है, या फुल्ली कंडेंस नहीं हुआ है, कोई उसका थ्रेड बाहर है तो बन रहा है, वो सब डेप्थ की बात है। बट एस फेज में जहाँ डबलिंग चल रहा है वहां पे आरएनए पूरी तरीके से अब्सेंट होगा, आरएनए सिंथेसिस अब्सेंट होगा, आरएनए के मॉलिक्यूल जरूर हो, ठीक है। तो ये जो चेक पॉइंट है, इसमें मैंने तुम लोग को बताया था एक वॉचमैन ऑफ जीनोम, कौन है? P53, ठीक है। 50% ऑफ कैंसर जो कॉज हो रहे हैं दैट इज ड्यू टू द म्यूटेशन ऑफ P53 जीन। P53 जीन क्या प्रोड्यूस करता है? P53 प्रोटीन, ठीक है। इसमें जो वॉचमैन था उसमें डैमेज हो गया तो वो कैंसर को कॉज कर। दिस इज अ जनरल मैकेनिज्म, क्योंकि कैंसर क्या है? डिवीजन कर रहा है, रेपिटिंग डिवीजन, बहुत फास्ट रेट में जो डिवाइड करने वाला सेल है वो एक ट्यूमर को फॉर्मेशन कर दे रहा है। दैट इज द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ कैंसर, कि अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड डिवीजन को शो कर रहा है। और जब भी वो अनलिमिटेड ग्रोथ को शो करेगा तो वो नियर बाई सेल की, देखो जैसे जैसे सेल ग्रोथ हो रही है वहां पे लिमिटेड सोर्स है, ठीक है। जो भी नेचुरल, जो भी न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं उसको कौन ले रहा है? कैंसर सेल ले रही है, क्योंकि वो डिवाइड करनी है, उसको ज्यादा डिवीजन चल रहा है, सेल साइकिल फास्ट चल रहा है उसका, ठीक है, बार बार मल्टीप्लाई कर रही है। तो नियर बाई, एक तो वो जगह ज्यादा ले रही है तो नियर बाई सेल को धक्काती जाएगी, डैमेज करती जाएगी, ठीक है। और दूसरा, वो जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है उसको ले रही है, तो नियर बाई सेल अपने आप से डेथ होती जाएगी। तो ये सब कुछ होते हैं जो रिलेटेड फंडामेंटल, जिससे कैंसर, ट्यूमर, ट्यूमर पहले फॉर्म होगा और फिर कैंसर। तो हमने पहले तुम लोग को बताया कि कैंसर भी एक ऐसी चीज है, कैंसरस सेल जो जिसमें प्रोटो ऑन्कोजीन एक्टिवेट होते हैं और ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं,
ठीक है। तो प्रोटो ऑन्कोजिन हर किसी में है और ये डेली एक्टिवेट होते हैं, और इनसे जो चेंजेस हो रहे हैं, जो ये अनलिमिटेड ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, इसको इम्यून सिस्टम डिटेक्ट कर लेता है और खत्म कर देता है। इसलिए छोटी मोटी प्रॉब्लम और ट्यूमर बना के वो खत्म हो जाती है, लेकिन वो ट्यूमर हाई ट्यूमर और कैंसर में कन्वर्ट नहीं होता है। क्लियर? तो जिस तरीके से इम्यून सिस्टम बाकी सारे प्रोसेस पैथोजन से डेली लड़ रहा है, उसी तरीके से कैंसर सेल से भी डेली फाइट चल रही है उनकी, और डेली हम लोग को कैंसर सेल बनती है और हम उनको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। क्लियर? अब हमें चलो कॉमन सी बातें पे आते हैं, ऐसे बहुत टाइम। डेटा देखो अगर यहाँ पे, तो एशिया में हम लोग रहते हैं, एशिया सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है कैंसर के। 48.4% केसेस सिर्फ और सिर्फ एशिया में रिपोर्टेड हैं यहाँ। ठीक है। अब इसके अलग अलग बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन एक जो मेजर कंसर्न है बच्चों में कैंसर होना। ठीक है। बाकी सारे कैंसर के लिए हम कॉजेस दे देते हैं कि किसी की कोई ड्रग्स ज्यादा ले रहा है, कोई सिगरेट ज्यादा पी रहा है, कोई अल्कोहलिक है, ठीक है, किसी की हैबिट ज्यादा है, किसी ने रेडिएशन में ज्यादा रहा है, वो सब हम दे सकते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट दोस चाइल्ड जिनको मतलब आफ्टर बर्थ कैंसर हो रहा है, तो ये जो रिपोर्टेड कैंसर है, ये एक मेजर इशू है कैंसर स्टडी में, इसको बहुत फोकस किया गया है। ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड अ चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद द कैंसर एवरी 3 मिनट। हर 3 मिनट में एक चाइल्ड रिपोर्टेड हो रहा है कैंसर। तो आप बड़ों का तो बहुत सारे ज्ञान है कि इस वजह से कैंसर हो रहा है। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये सिगरेट पी के तो नहीं पैदा हो रहे हैं, या सिगरेट तो नहीं पीने लग रहे थे। तो हर कैंसर के कॉज और टाइप्स बहुत वेरिएशन रहते हैं। ठीक है। द कॉज ऑफ मोस्ट चाइल्डहुड कैंसर्स आर अननोन। ठीक है। एट प्रेजेंट चाइल्डहुड कैंसर कैन नॉट बी प्रिवेंटेड। अब जब अननोन होता है कोई चीज, तो हम वहां पे प्रिडिक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो प्रिडिक्शन में क्या है? सबसे पहला कि जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन हो रहा है और कैंसर सेल फॉर्म हो रहे हैं। दिस इज हाइपोथेटिकल। ठीक है। अब वो जीन म्यूटेशन को आप आइडेंटिफाई करो। तो इस तरीके की थ्योरी इसके पीछे चलती है। 3 out of 5 चिल्ड्रन डायग्नोज विद कैंसर सफर फ्रॉम लॉन्ग टर्म और लेट ऑनसेट साइड इफेक्ट. In 20 years, the FDA has initially approved only 2 drugs for any childhood cancer, and half of the cell chemotherapy is used for the children cancers over 25 years old. अब बड़ों के ट्रीटमेंट में हमें पता है कि केमोथेरेपी, बच्चों में भी केमोथेरेपी यूज किए जा रही है, लेकिन वो हमें पता है ना, जो ग्रोथ फेज है, वहां पे सेल डिवीजन का रेट हाई होता है, सेल रिपेयर का रेट कम होता है। ठीक है। फिर नॉर्मल जो हमारा टीन एज वाला है, 15 ईयर से ले लो तुम, इधर 15 ईयर भी ग्रोथ फेज में आ जाएगा, 18-20 से ले लो 45 तक का। ठीक है, नॉर्मल। अब ये भी वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। इसमें क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डेथ सेल इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूली फॉर्म सेल, मतलब सेल साइकिल इज इक्वल टू सेल डेथ। तो नंबर ऑफ सेल्स बहुत नहीं बढ़ता है, ग्रोथ फेज में बढ़ता है। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है बच्चों वाले केस में? बच्चों में ग्रोथ फेज मतलब वो ग्रोथ फेज मतलब नंबर ऑफ सेल साइकिल यहाँ रेट हाई चल रहा होता है। ठीक है। तो जब इनकी केमोथेरेपी वगैरह की जाती है, तो नॉर्मल सेल की जो जिनको सेल साइकिल फास्ट चलानी है, वो भी इन्फेक्ट, क्योंकि हमें पता है रेडियोथेरेपी केमोथेरेपी इनके बहुत सारे साइड इफेक्ट। तो इनमें नंबर ऑफ सेल जो नॉर्मल सेल को डिवाइड करना था, वो भी अफेक्टेड हो जाती है, वो सेल भी डैमेज होती है। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट में आप बहुत ज्यादा रेडियोथेरेपी या केमोथेरेपी को यूज नहीं कर सकते, जबकि एडल्ट के केस में इसको समझ लो बस कि एडल्ट में जो है वो रेट इक्वेशनल है। ठीक है। जितनी सेल डैमेज हो रही है उतनी सेल प्रोड्यूस भी हो रही है, तो दैट इज नॉर्मल नॉर्मल। तो वहां पे अगर आप कैंसर सेल के ट्रीटमेंट के लिए केमोथेरेपी या रेडिएशन का यूज कर रहे हो, तो कैंसर सेल पे ज्यादा अटैक करती है रेडिएशन। ठीक है। इन कंपेयर टू नॉर्मल सेल, नॉर्मल सेल पे अटैक होता है तभी वो 24 घंटे में ही, उससे जल्दी ही कभी कभी साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, पैचेस के पैचेस, पूरे बाल हेयर फॉल होने लगते हैं। मैंने तो बहुत पास से देखा है इसको। ठीक है। तो 80%, ये चलो डेटा को छोड़ते हैं, अभी आगे आते हैं। There were an estimated 18 million cancer cases around the world in 2080. Of these, 9.5 million cases were in men and 8.5 million in women.
With this growing global burden, prevention of cancer is one of the most significant public health challenges of the 21st century. अब हम यंगस्टर्स में या एडल्ट में हम क्या कर रहे हैं, प्रिवेंशन को देते हैं कि भाई तुम मत सिगरेट लो, मत ये करो, मत बैड हैबिट्स में मत जाओ, ताकि तुम्हारे प्रोटो ऑन्कोजिन इंड्यूस, एक होता है ना इंडक्शन कर दिया हमने, जानबूझ के हम ऐसे इंडक्शन दे रहे हैं जिससे डेली प्रोड्यूस होने वाली चीज और तेज प्रोड्यूस हो रही है। एक तो हम नॉर्मल कह रहे हैं प्रोटो ऑन्को में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अब उसको इतना इंड्यूस कर रहे हो कि इम्यून सिस्टम उसके सामने वीक हो जाए, तो ऑब्वियसली वो कन्वर्ट होगा ट्यूमर में, ट्यूमर से फिर होगा कैंसर में, ठीक है, सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेज का कैंसर आ जाएगा। तो वहां पे क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कैंसर वर्क कर रहा है, इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ चैलेंज ऑफ द 21st सेंचुरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये डेटा से आते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान रखोगे, ठीक है, डेटा वाइज क्वेश्चन आते हैं, मेल में कौन सा ज्यादा है, फीमेल में कौन सा ज्यादा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे जब कैंसर से रिलेटेड, तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे। क्लियर, एक रिसेंट में नोबेल प्राइज मिला हुआ है, दिस इज वन ऑफ द प्रेडिक्टिव क्वेश्चन की ये पूछा जा सकता है, तो मार्क करके रखना, ये साइंटिस्ट के नाम ध्यान में रखना। 2018 Nobel Prize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to two cancer immunotherapy researchers, James P. Alson, PhD of the University of Texas, MD Anderson Cancer Center, इनके इंस्टीट्यूट का नाम है, and Dr. Tashuku Honjo of Kyoto University in Japan. Allison and Honjo were honored for their work on uncovering ways to activate the immune system to attack cancer, a breakthrough in developing new cancer treatment. अब देखो, ये हमने बोला है तुम्हें कई सारी ट्रेडिशनल चीज हमारे साइंस से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें एग्जांपल दिया था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में कि एक पेड़ के नीचे भगवान जी का पत्थर मान के रख दिया, टीका कर दिया, तो उस पेड़ को लोग काटेंगे नहीं, लेकिन उसका साइंटिफिक पर्पस क्या है, वो पेड़ है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है, कितने लोग, कितने बर्ड्स, कितने इंसेक्ट का वो घर है, क्लियर, तो वो बच गया। उसी तरीके से क्या है, फास्टिंग वाला जो फिनोमिना चला आ रहा है, ठीक है, वैदिक लिटरेचर में आपको, इसमें आयुर्वेदा में आपको, ट्रेडिशनल अलग अलग रिलीजन में, जैसे मुस्लिम्स में पूरा रोजा होता है, एक लॉन्ग फेज ऑफ फास्टिंग, उससे कैंसर को इनगल्फ करने के लिए ऑटोफेजी जनरेट होती है, ठीक है, जो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, एक तो तुम वो समझ लो सीडीके साइक्लिंग पे काम चल रहा है मॉलिक्यूलर लेवल पे, वो हो रहा है, एक क्या हो रहा है, जो हमारा इम्यून सिस्टम डेली लड़ रहा है उसी को हम और एक्टिव बना दे और इंड्यूस करा दे, तो इन्होंने उस पर वर्क किया था, क्लियर, कि जो ऑलरेडी वर्क कर रहा है हम अपने इम्यून सिस्टम में ऑटोफेजी को इंड्यूस कर दें। इसका इनको कहाँ से हिंट मिला था, इसका इनको हिंट इन्हीं आयुर्वेदा और वैदिक लिटरेचर में मिला। कैसे, जो हम लोग ये फास्टिंग करते हैं, जैसे नौ दुर्गा की फास्टिंग है तो 9 दिन फास्टिंग चलेगी, ठीक है, रोजा वाली फास्टिंग है तो उसमें वो लोग सलाइवा को भी मतलब इनटेक नहीं करते हैं, ते रहते, पानी नहीं पीते हैं, फिर और टाइम के बाद, तो एक टाइम तक उनका फास्टिंग फास्टिंग चल रहा है, उससे क्या होता है, अब हमें मेटाबॉलिज्म में पता है ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज नहीं है तो फैट, फैट नहीं तो प्रोटीन, ये तोड़ते जाएंगे, ठीक है, ये तो न्यूट्रिएंट क्या बायोमोलिक्यूल स्टोर है उस पर, लेकिन सेल को रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है तो सेल अपनी सेल को खाना शुरू करती है, ठीक है, सेल जब अपनी सेल को खाना शुरू करती है तो उसमें वो ये देखती है, इस तरीके से स्कैनिंग करती है कि कौन सी सेल हमारे लिए काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो कौन सी सेल हमारे लिए काम नहीं कर रही है या इसका एक्सेस डिवीजन हो चुका है, इसका काम नहीं है लेकिन ये मेटाबॉलिकली एक्टिव है तो ये रिसोर्सेज को ले रही है, तो हमारी सेल, हमारे मैक्रोफेजेस ऑटोफेजी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या लाइसोसोम की बर्स्टिंग स्टार्ट होती है, समझो मैकेनिज्म को, क्लियर, उससे क्या होता है, स्टारवेशन, अंदर भूखे हैं सेल, भूखे हैं सेल, तो अब इम्यून सिस्टम जो इन सब चीजों को एक तरीके से गार्डिंग कर रहे हैं, वो ऐसी सेल को स्कैनिंग करके सेपरेट कर लेते हैं जिनमें की, जिनका हमारे शरीर के लिए काम नहीं है, जो कोई फंक्शन नहीं कर रही है, कोई सिक्रेशन नहीं कर रही है, कोई ग्लैंड नहीं है, नहीं उनका, जैसे फैट को उन्होंने ब्रेक डाउन किया तो एडोपोसाइट्स टूटते हैं वहां पे, ठीक है, जो फैट का स्टोरेज कर रहे हैं, उसी तरीके से ये सेल जो हमारे काम की नहीं, तो ऑब्वियसली अब कैंसर सेल को सोच के देखो, क्या वो हमारे काम की है, हमारे काम की नहीं है, तो इस स्कैनिंग मैकेनिज्म में वो स्कैन हो जाए, वो स्कैन हो गई, तो इस ट्रीटमेंट में क्या है, लॉन्ग एक अलग अलग तरीके की फास्टिंग है, अलग अलग डाइट का दे के फास्टिंग, और एक थेरेपी में पूरा, आई थिंक ये कुवैत में ये थेरेपी का सेंटर भी बन चुका है, और जिन्होंने इसको ये मिक्स है, मतलब
जिन्होंने स्टडी की था वो किया था वो फिजिक्स के मतलब साइंटिस्ट थे। उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट उन्होंने इन्हीं लिटरेचर से किया और उसके बाद उन्होंने प्रेजेंट किया और उसके बाद इन लोगों ने उस पर और वर्क किया और तब ये एनालिसिस हो पाई थी। ठीक है, तो उसमें क्या है कि आप स्टारवेशन को यूज करके स्टारवेशन सेल को बॉडी को भूखा रख के इम्यून सिस्टम की सेल को ऑटोफेजी या मैक्रोफेजेस का जो इनगल्फ होता है उसमें टारगेट करा रहे हो जानबूझ के अपनी शरीर के उन सेल को जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं है। एक तो हो गया ट्रांसप्लांटेशन वाला, इम्यून रिजेक्शन जो कर रहा है, ठीक है, ट्रांसप्लांट ऑर्गन को, उसमें भी यही होता है क्योंकि वो फॉरेन सेल है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट में काम करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे सेल की सेल है, रिसेप्टर प्रेजेंट है, एमएससी उस पर प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारे काम नहीं कर रही है, वो कोई सिंथेसिस नहीं कर रही, कुछ भी नहीं है, तो हमें वो आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये ट्यूमर हमारे काम का नहीं है। क्लियर? तो वहां पे ऑटोफेजी को इंड्यूस करके इम्यून सिस्टम मतलब इम्यून सिस्टम को मोर एक्टिवेट किया गया। तो प्रोसेस इज एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम टू अटैक कैंसर, अ ब्रेक थ्रू इन डेवलपिंग न्यू कैंसर ट्रीटमेंट। और ये और सीडी के साइक्लिन इन सब की डिस्कवरी और इन सब के वर्क से ही एक एनालिसिस की जा रही है कि अब जो 10 साल आने वाले हैं उसमें कैंसर का ट्रीटमेंट होगा। तो एक प्रिडिक्शन है, हर बार जितनी भी डिजीज आई है ह्यूमन जीत ही जाता है, तो वही प्रिडिक्शन है कि 10 साल में कैंसर का भी एक इलाज आ जाएगा। और कई लोग ऐसे दे देते हैं कि एकदम परफेक्ट ट्रीटमेंट और ये वो आता रहता है। आयुर्वेदा में मैंने तो इसका सब कुछ देखा हुआ है, आयुर्वेदा देखा है, इसका होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट देखा है, इसका एलोपैथिक में ट्रीटमेंट देखा है। तो आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कोई जा रहा है तो उसको पहले एलोपैथी करा लेनी चाहिए ताकि वो इंडक्शन रुक जाए, मतलब वो डिवीजन रुक जाए। तो रेडियो ऑल्दो ऑल्दो उसके सबसे ज्यादा साइड इफेक्ट हैं देखने को मिलेंगे, लेकिन वो एक ऐसी थेरेपी है जो आपकी कैंसर सेल को रोकेगी, जो ग्रोथ हो रखी है उनको डैमेज करेगी रेडिएशन के थ्रू एंड ग्रोथ को रोकेगी। साथ में आपकी नॉर्मल सेल डैमेज होती है, उसकी वजह से आपको बहुत सारे साइड इफेक्ट फेस करने पड़ते, लेकिन उसको कंटिन्यू भी नहीं करें। सेकेंड स्टेज तक तो अभी भी बहुत ट्रीटमेंट है। युवराज सिंह ठीक हो गया, लंग कैंसर था उसको, अभी अपना इरफान खान के क्या हीरो का नाम है, उसकी डेथ हो गई, ऋषि कपूर की डेथ हो गई, संजय दत्त को डायग्नोस हुआ, ठीक है, मनीषा कोइराला एक पहले नेपाल की राजकुमारी थी, पहले की वगैरह में देखोगे मन मन में बहुत अच्छी हिट हीरोइन चल रही थी, उसको कैंसर हो गया था लेकिन अभी तक वो सरवाइव कर रही है। तो सेकेंड स्टेज तक जिनका डायग्नोस होता है उनके चांसेस है, एंड इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन कि किस पोर्शन में कैंसर हुआ है, उस पर ट्रीटमेंट डिपेंड होता है। तो lungs and breast cancers were the most common cancer worldwide, each contributing 12.3% of the total number of new cases diagnosed in 2018. And then आता है colorectal, ठीक है, large intestine का cancer was the third most common cancer with 1.8 million new cases in 2018. ये पूरा डेटा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको हायरार्की आ जाता है कि कौन सा कैंसर ज्यादा है। ठीक है, ये लिस्ट दिया हुआ है, एक बार जस्ट इनको गो थ्रू हो जाना, जिस तरीके से दिया हुआ है वही इनका सीक्वेंस है। लंग कैंसर हायर है और ये मेल्स में होता है कंपेयर टू फीमेल, ये मेल में हायर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर हायर है। ठीक है, कोलोरेक्टल प्रोस्टेट, फिर मेल में सेकंड पोजीशन पे आता है प्रोस्टेट कैंसर, स्टमक लिवर एसोफेगस सर्विक्स यूट्राई एंड थायराइड एंड ब्लैडर कैंसर। ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस इन मैन, लंग कैंसर, क्योंकि हमें पता है लंग्स के जो एक हैबिट होती है स्मोकिंग वाली, वो जिसको लग गई टीनेज से लग गई तो फिर वो भयंकर वाली लग गई। ऐसे ऐसे स्मोकर मैंने देखे हैं कि मतलब एक बुझती नहीं है दूसरी जल जाती है, ठीक, भयंकर वाला, एंड ट्रीटमेंट चल रहा है फिर भी वो इसको छोड़ नहीं सकते। संजू मूवी देखे होगे तो संजय दत्त का ऐसे ही उसका ड्रिंक और वगैरह का ड्रग्स का आदत रहता है उसका, लंग कैंसर, और लिटरली वो है ऐसा। अब उसको जाके कैंसर हुआ है तो उसका भी बॉडी बहुत स्ट्रांग होगा जिसने बहुत झेला है। ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस इन मेन, lung cancer the most common cancer in men worldwide, contributing 15.5% of the total number of new cases diagnosed in 2018. The top three is lung, prostate and colorectal. देखो ये पोजीशन ध्यान में रखना, हम अगेन अगेन रिपीट कर रहे हैं।
फर्स्ट लंग कैंसर एंड सेकेंड प्रोस्टेट कैंसर, थर्ड वन इज कोलोरेक्टल कैंसर। कंट्रीब्यूटेड 40.4%, ये तीन अकेले 44% कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं टोटल कैंसर इन मैन। लेकिन आने वाले दिनों में है कि स्किन कैंसर बढ़ जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ जो आपका ग्लोबल इफेक्ट है, उसमें स्किन कैंसर के अब चांसेस बढ़ रहे हैं, एक्सक्लूडिंग नॉन मेलानोमा स्किन कैंसर। इसका क्योंकि अभी डेटा ऐसा चलता है कि कहीं कहीं लोकेशन के अकॉर्डिंग और मेलानिन के कंपोजिशन पे डिपेंडेंट है। जैसे अंग्रेज लोगों को देखो, गोवा हुआ साइड अगर घूमने आएंगे तो उनके पास बड़ा बड़ा सनस्क्रीन रहता है, वो हमेशा सनस्क्रीन लगाते रहेंगे, दिन में कई कई बार लगाए। क्यों? क्योंकि उनके मेलानिन हम लोगों से बहुत कम है, गोरे हैं वो एकदम। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा ससेप्टेबल है ये रेज के। ग्लोबल कैंसर इंसिडेंस इन वुमेन, वुमेन में नंबर 1 पोजीशन ब्रेस्ट कैंसर। मम्मी को मेरे यही हुआ था, लेकिन मम्मी में मेटास्टेसिस हो गया। ब्रेस्ट कैंसर तो ऐसा है कि आप इसको हिस्टोथेरेपी कर देते हो, ठीक है, उस टिश्यू को कट कर दो, ब्रेस्ट को कट कर दिया जाता है, तो चांसेस है कि रिकवर हो जाएगा। मम्मी के केस में क्या हुआ था, सर्जिकल, कैमो, रेडियो, और उसके बाद वो ऑलरेडी थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज के बीच का ही था। तो उसके बाद वो टिश्यू सर्कुलेट हो गया, और जब सर्कुलेट हुआ तो उनको ये पूरा गले के पीछे से स्पाइनल कॉर्ड वाला पोर्शन ये कवर कर लिया था, एंड दैट इज वन ऑफ द सीवियर काइंड। इसमें फिर पूरा मूवमेंट वगैरह सब बंद हो गया। तो मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन वर्ल्ड वाइड, कंट्रीब्यूटिंग 25.4% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेस डायग्नोज इन 2018। द टॉप थ्री ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल एंड लंग। मेन में लंग्स, प्रोस्टेट एंड कोलोरेक्टल। वुमेन में ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल सेकंड पे है, एंड देन लंग्स। ठीक है, फिर यूट्राइन वगैरह। contributed 43.9% of all cancer, excluding non-melanoma skin cancer. Cervical cancer was the fourth most common cancer in women, और जो कि इंडिया में सेकंड पोजीशन। सर्वाइकल कैंसर ब्रेस्ट कैंसर के बाद है इंडिया में, लेकिन ग्लोबली आप बात करो तो ये फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। Contributing 6.9% of the total number of new cases in 2018 के डेटा के अकॉर्डिंग ये दिया हुआ है। नाउ एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट यहाँ पे मेंशन है बेटा, तो हम अलग से एनसीईआरटी लेंगे नहीं, और सब कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी से पढ़ना है, एक्सक्लूडिंग द डेटास, और वो रिसेंट का जो नोबेल प्राइज है इतना ही ध्यान में रखना है, बाकी आप एनसीईआरटी इज सफिशिएंट। कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट dreaded disease of human beings and is a major cause of death all over the globe. More than a million Indians suffer from cancer, and more than 1 million, मतलब 10 लाख से ज्यादा है लोग, and a large number of them die from it annually. The mechanism that underlie development of cancer or oncogenic, oncogene याद रखना, transformation of cells, that is प्रोटो ऑन्को का ऑन्को में कन्वर्ट होना, प्रोटो ऑन्कोजीन का ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होना। Transformation of cell, its treatment and control have been some of the most intense area of research in biology and medicine. अभी जो सबसे ज्यादा रिसर्च एरिया हो रखा है, क्योंकि डिजीज ही है इतनी बड़ी। अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर, क्रैब, कर्क, हिंदी में बोलते हैं इसको कर्क रोग। ठीक है, तो अनकंट्रोल है, एबनॉर्मल है, एक्सेसिव है, और माइटोटिक डिवीजन है। इसलिए सेल डिवीजन का फंडामेंटल याद होना चाहिए, बस वही रिपीटेड चल रहा है, फास्ट चल रहा है। क्लियर? तो वो हो गया अनकंट्रोल। These normal, abnormal and undifferentiated cells are called cancerous cells. Study of cancer is called oncology. ठीक है, gene is oncogene and study is oncology. Doctor is oncologist. इसमें जो रेडिएशन देखते हैं वो रेडियोलॉजिस्ट। जो टॉप के एमबीबीएस के स्टूडेंट होते हैं, वो तुम्हें आश्चर्य होगा कि वो आगे एमडी स्पेसिफिक ना होके वो रेडियोलॉजी को सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू रेडिएशन, और पैथोलॉजी एक तरीके से कहें तो वो बेस है। जब डायग्नोसिस होती है, जब आप उसको एनालाइज करते हो, तब डॉक्टर इलाज करता है। तो हम लोग के माइंड में कैसे सेट होता है, डॉक्टर मतलब जो इलाज कर रहा है, पैथोलॉजी मतलब छोटा इंसान। जबकि हायर डिग्री वाले यहाँ पे बैठे हुए हैं जो कैंसर सेल से डील कर रहे हैं। जैसे मैंने अपने एक भैया का केस एक दिन बताया था कि डॉक्टर बनने का सपना था, गांव में आके हॉस्पिटल बनाने का सपना था, लेकिन मैंने पिछले 10 साल से देखा तो नहीं है। वो सिंगापुर में रेडियोलॉजिस्ट की पढ़ाई करने गए, और उधर ही फिर यहाँ शादी वादी करने आए थे। मैं उस वक्त ससुराल में होती थी, मतलब मैंने नहीं देखा उनको, कम से कम 10-15 साल से तो नहीं देखा।
एंड आई नो कि वो बहुत बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, और मम्मी की जब बीमारी थी तब वो रेडियोलॉजिस्ट पढ़ रहे थे, उनको रिपोर्ट वगैरह सारी चीजें, इवन हम लोग प्लान भी किए थे कि मम्मी को यूएसए साइड में भेज के ट्रीटमेंट कराया जाए या ये वो, तो भैया ने भी रिपोर्ट वगैरह देख के ये बोल दिया था कि चांसेस नहीं है। सेम वे पापा के भी केस में उनका ओपिनियन लिया गया था, सब कुछ मेल के थ्रू दिया गया था, लेकिन दोनों ही केस में कोई चांस नहीं थे। बट एक्चुअली ये जो होती है ना रेडियोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट जो ट्रीटमेंट करेंगे, रेडियोलॉजिस्ट जो रेडिएशन रेडियोथेरेपी के स्पेसिफिक हो जाए। क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द demanded career of medicine. These abnormal and undifferentiated cells are called cancerous. Study of cancer is oncology. In our body, cell growth and differentiation is highly controlled and regulated. मॉलिकुलर कंट्रोल है, रेगुलेशन है, चेक पॉइंट है, साइक्लिन है, सीडीकेज है, ये सारी चीजें ध्यान में रखोगे। इन कैंसर सेल्स देयर इज ब्रेकडाउन ऑफ दीज रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ब्रेकडाउन हो रहा है तो कैंसर सेल बन रहा है। फिर दूसरा ब्रेकडाउन, हमारा इम्यून सिस्टम ब्रेकडाउन हुआ तो वो कैंसर सेल और आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना जो डेली चल रहा है। लेकिन इम्यून सिस्टम लड़ लेता है तो कैंसर नहीं हो रहा है। जिस दिन इम्यून सिस्टम पे ये डोमिनेट कर जाएगा, उसके बाद ट्यूमर का बनना स्टार्ट हो जाना, एंड दैट इज नॉट द कैंसर, वो ट्यूमर होगा। नॉर्मल सेल शोज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। कांटेक्ट इनहिबिशन क्या होगा? सेल 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 के सरफेस जो आपस में टच हो रहे हैं वो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ठीक है? एक दूसरे से कांटेक्ट कर रहे हैं तो इनहिबिशन शो करेंगे, मतलब इसके बाहर हम डिवाइड किए तो ये बगल वाली सेल कहाँ जाएगी ऐसा सेंस होता है, ऐसा कंट्रोल डिवीजन चलता है। लेकिन ये कांटेक्ट इनहिबिशन खत्म हो जाता है कैंसर सेल में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है ये।